नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि पीई रेशो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, एक तो बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग पीई रेशो क्या होता है, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पीई रेशो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है मार्केट में, ये भी हम लोग सीखेंगे। और ये पूरा वीडियो जो है ना वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से रहेगा, जिसमें हम लोग पीई रेशो को फॉर इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं, सिंपल टू एडवांस, इसमें दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं सिंपल पी रेशो के आइडेंटिफिकेशन से। तो देखिए, जैसे आपको मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, लेकिन बाकी लोग भी इसको एक बार फिर से सुन लेंगे तो उनको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी। तो पीई रेशो यानी प्राइस इज टू अर्निंग रेशो जो है वो हम लोग निकालते हैं प्राइस से और उसके अर्निंग से। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, जो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं मैं, जिसकी जो टोटल मार्केट कैप है यानी उसके जो टोटल शेयर्स है वो मार्केट में सिर्फ 100 शेयर्स है। ठीक है, सिर्फ 100 शेयर्स है उस कंपनी के। एक कंपनी है, सपोज चलो पानीपुरी का ठेला ही है पकड़ के चलो, और उस पानीपुरी के ठेले में 100 शेयर्स उसने बनाए और वो 100 भागीदार बन गए। ठीक है, तो इसलिए वो 100 भागीदारों को उसने एक एक शेयर दे दिया। अब वो पानीपुरी का जो ठेला है, अगर सपोज पूरे साल भर में अगर सपोज 1000 रुपए ही कमा लेता है, चलो 1000 रुपए प्रॉफिट करता है सब कुछ करके, यानी पानीपुरी वाले को पेमेंट दे के सब खर्चा पानी सब करा के उसका 1000 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। तो अभी ये जो भागीदारों में जो शेयर्स के जो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो कैसे होगा, 10-10 रुपए के, यानी हर एक शेयर के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना हो गया, 10 रुपए का। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना हो गया, 10 रुपए का। अब मान लो कि ये शेयर मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है, एक शेयर मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है। अगर एक शेयर मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है तो उसका जो प्राइस है 100 रुपए डिवाइडेड बाय ये जो 10 रुपए की अर्निंग थी, ये 10 रुपए, यानी उसका पीई बन जाएगा 10 का। इस तरीके से हमने सिंपल पीई निकाला एक पानीपुरी के ठेले के बिजनेस का। अब पानीपुरी के ठेले का बिजनेस जो है वो मार्केट में सपोज लिस्टेड है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं, और उसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है, ऐसे पकड़ के चलते हैं, तो उसका पीई आ रहा है 10 का। अर्निंग पर शेयर कितना था, जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो हमने निकाला अर्निंग पर शेयर। वैसे ही अगर हम लोग अभी एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि सपोज जैसे एक नामी गिरामी कंपनी है, सपोज कि जैसे हम लोग चलो रिलायंस के साथ चलते हैं, तो रिलायंस के जो पूरे साल भर के प्रॉफिट्स रहेंगे उसको जब हम लोग उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक शेयर पे रिलायंस कितना अर्निंग कर रहा है, यानी एक शेयर रिलायंस का कितना अर्निंग कर रहा है उस साल में। और ये अर्निंग जब आपको मिल जाएंगी तो उसी से आपको पता चलेगा कि मार्केट इसको वैल्यूएशन क्या दे रहा है। देखो, ईपीएस जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है, ईपीएस कभी बदलेगा नहीं। ईपीएस जब अर्निंग बदलेंगी तभी ईपीएस बदलेगा, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ हेर छोर होंगी तो ही ईपीएस बदलेगा। उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन से या मार्केट के डायनामिक्स से उसका कोई लेना नहीं है। ईपीएस विल बी फिक्स, वो हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहेगा, उससे ईपीएस बनते रहेगा। तो ईपीएस जो चीज़ है वो फिक्स, लेकिन जो प्राइस जो चीज़ है वो डायनामिक है। और प्राइस डायनामिक होने की वजह से क्या हो गया कि पीई भी डायनामिक है। प्राइस इज टू अर्निंग रेशो में अगर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है तो प्राइस अगर चेंज हो रहा है हर रोज तो पी रेशो भी चेंज हो रहा है हर रोज। तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि देयर इज अ ग्राफ ऑफ पी रेशो गोइंग ऑन, यानी आपको ये देखना है कि जब आपकी कंपनी ऊपर चढ़ते जा रही है तो साथ में उसका पी रेशो भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जो अच्छी कंपनियां जब चढ़ती है ना ऊपर तो उसका सिर्फ प्राइस बढ़ते जाता है, उसकी जो पी रेशो है ना वो स्टेबल रहती है। अब वो कैसे स्टेबल रहेंगी, अगर उसकी अर्निंग बढ़ रही है कंपनी की, यानी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है पी रेशो का, तो ऑब्वियसली रेशो नीचे ही रहेगा, प्राइस कितना भी बढ़े। अगर प्राइस सपोज एक साल में 10 गुना बढ़ रहा है और अगर अर्निंग जो है उस कंपनी की वो भी उस साल में 10 गुना बढ़ रही है, तो पी रेशो कहाँ जाएगा, पी रेशो वहीं पे रहेगा, लेकिन प्राइस 10 गुना बढ़ चुका। तो ये बहुत ही आइडियल कंपनी रहती है जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो हमको दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पी रेशो देखना है हमको कंपनी का क्या है, उसके बाद उसके अर्निंग्स कैसे आए हैं, उसमें कोई वन ऑफ था क्या,
जैसे कोई ऐसा अर्निंग था क्या कोई एक क्वार्टर में जो आगे जाके नहीं आ सकता है, जैसे कोई एक स्टेक सेल कर दिया किसी कंपनी ने अपना किसी दूसरे कंपनी में और उनको सडनली एक प्रॉफिट आ गया, उस प्रॉफिट को ऐसा देखेंगे कि अरे बाप रे इस साल तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ गया है, तो अब ये प्रॉफिट की वजह से उसका पी रेशो लो दिखने लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सस्ती कंपनी है। तो इतने आसानी से आपको पी रेशो को मानना नहीं है, आपको पुराने रिकॉर्ड्स चेक करना है, आपको उसके अदर इनकम में चेक करना है कि वहाँ पे कोई वन ऑफ प्रॉफिट है क्या। अगर कोई वन ऑफ प्रॉफिट है तो उस वन ऑफ प्रॉफिट को हटा के फिर आप एक अपना खुद का पी रेशो कैलकुलेट करो, तभी आपको पता चलेगा उस कंपनी का असली पी रेशो क्या है। तो ये एक बात जो मैंने बताई कि आपको वन ऑफ है क्या वो ढूंढना है। दूसरा, आपको टर्न अराउंड अगर जो कंपनी होगी ना उसमें हमेशा पी रेशो थोड़ा हाई मिल सकता है, क्योंकि जैसे टर्न अराउंड कंपनी है, सपोज देखिए जैसे पहले क्वार्टर में उसको 10 करोड़ का लॉस हुआ, दूसरे क्वार्टर में 2 करोड़ का लॉस हुआ, तीसरे क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, चौथे क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी तो बढ़ती जा रही है, -2 से लेके 20 तक आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट हो और उसके अगले क्वार्टर में 35 करोड़ का प्रॉफिट हो। तो अगर आप इसको पीछे के अर्निंग्स के साथ मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका टोटल एनुअल इनकम जो है, एनुअल प्रॉफिट जो है वो कम है, उस वजह से इसका पी रेशो जो है वो कम दिख रहा है, पी रेशो जो है वो ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको फॉरवर्ड अर्निंग के साथ मैच करोगे, जैसे आप ये सोच के चलो कि चलो अगले 2 क्वार्टर में इसका 30-30 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, और फिर जो आप 30-30, 20-10 इसको जब ऐड करके आपका जब जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा उसमें से अगर आप देखोगे कि इसका पी रेशो फॉरवर्ड में अगर कम आ रहा है तो मुझे इस कंपनी को खरीदना है। तो इसलिए पी रेशो से बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। वो पी रेशो जो वो वेबसाइट पे दिया हुआ है ना उसी को फाइनल समझ के चलते हैं कि भैया ये जो वेबसाइट पे दिया हुआ पी रेशो है ना बस यही फाइनल है, इसके अलावा तो कोई फाइनल है ही नहीं। ये ऐसा नहीं है, आपको पी रेशो को देखते वक्त भी देखना है कि उसके पिछले 4 क्वार्टर में कोई एक वन ऑफ क्वार्टर था क्या जिसमें सडनली बहुत लंबा लॉस आ गया हो। जैसे अभी मैंने बीच में कोई एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखे थे, कुछ 3-4 क्वार्टर पहले आप देखो उसमें एक वन ऑफ बहुत बड़ा लॉस है। अब वो बहुत बड़ा लॉस जो है ना वन ऑफ, वो ऐसा कोई लॉस नहीं है कि जो बार बार होने वाला है, और वो कोई उनका एडजस्टमेंट्स है। बट उस वन ऑफ लॉस के वजह से क्या हो गया है कि उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो एनुअल लेवल पे कम रह गया, उसकी वजह से उसका पी रेशो दिखने को दिखता है कि ज्यादा है। लेकिन तो ये पी रेशो को देख के बहुत से लोग बेच देंगे कि भैया नहीं यार एक्सिस बैंक इस रेट में बेचने से इसको बेचो और उससे अच्छा दूसरी कोई बैंक लो जो सस्ते पी पे मिल रही है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जो वन ऑफ है ना उसके वजह से उसका पी रेशो फॉल्सली ऊपर दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आगे अर्निंग आती है तब वो पी रेशो फिर से नीचे आने लगता है, और फिर इनको लगता है लेफ्ट आउट फिर सिचुएशन, अरे यार अपन ने गलत शेयर बेच दिया। शेयर तो नीचे आता ही नहीं है, शेयर ऊपर ही ऊपर जाता है, क्योंकि जो अंदर के लोग हैं जिनको पता है पी रेशो क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, उनको पता है कि वो जो पी रेशो है वो जो है वो दिख रहा है वैसा पी रेशो है नहीं है। इसी के अलावा कुछ शेयर्स में ऐसा दिखता है कि जिसमें पी रेशो एकदम कम आता है। अभी जैसे कुछ साइक्लिकल कंपनियां हो, जब साइक्लिकल यानी स्टील सेक्टर है, कुछ कमोडिटी रिलेटेड शेयर्स है, इसमें क्या होता है जब साइकिल बहुत पीक पे चलती है ना, बहुत टॉप पे चलती है साइकिल, तब बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं, और जब बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं तो पी रेशो बहुत कम दिखने लगता है। लेकिन जब साइकिल पलटने वाली है, क्योंकि जब भी साइक्लिकल कंपनियों में प्रॉफिट बढ़ता है तो उसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ते हैं और कंपनियां उसमें उतरती है और अल्टीमेटली वो लॉस प्रॉफिट्स उनके नीचे गिरने लगते हैं, फिर पी रेशो आपको बिल्कुल सही सही दिखने लगेगा, लेकिन आप फिर से उसमें फंस जाओगे। ये हो गया कि आपको पी रेशो को देखते समय हमेशा सिर्फ जो वेबसाइट पे दी हुई वैल्यू है उस पे नहीं जाना है, आपको ये भी देखना है कि उसमें पीछे से कोई वन ऑफ लॉस या वन ऑफ प्रॉफिट है क्या, उससे आपको देखना है। बाद में दूसरी बात ये देखना है कि वो टर्न अराउंड कंपनी है क्या। टर्न अराउंड कंपनियों में पी रेशो हमेशा ज्यादा रहेगा, जो आगे जाके धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब वो सच में पूरा कम हो जाएगा ना तब तक उसमें बहुत बड़ी चाल आ चुकी होंगी, तो उसके बाद कुछ करने के लायक बचा ही नहीं होगा। तीसरी बात अब मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बात हम लोग जोड़ देते हैं कि पी एक्सपांशन और पी रिट्रैक्शन क्या होता है। तो पी एक्सपांशन क्या होता है, देखो एक कंपनी है जो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4-5 ईयर्स कंटिन्यूसली बढ़ते ही बढ़ते जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि पब्लिक को अब वो कंपनी बहुत पसंद है, सभी को वो कंपनी बहुत पसंद है, तो पब्लिक में एक यूफोरिया आने लगता है। अब फर्ज करो कि वो कंपनी एक 30-40% की ग्रोथ से चल रही है, सडनली चल रही है। अब क्या होता है कि अब वो शेयर 20% पे 20 के पी पे चल रहा है, शेयर का प्राइस और बढ़ता है, अर्निंग्स भी बढ़ती है, लेकिन शेयर का प्राइस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अब उसका पी रेशो 35 पे आ जाता है। लोगों को फिर भी यूफोरिया है क्योंकि उसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही है, वो लोग और खरीदते हैं, प्राइस और बढ़ता है, अब उसका जो पी रेशो है वो 45 तक चले जाता है। प्राइस भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गया है पब्लिक के ओवर एंथुजियाज्म की वजह से, तो धीरे धीरे ये 25-30 के पी का शेयर जो है ना
वो 80-90 के पी तक चला जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे गेम्स मिलते हैं प्राइस के साइड में। अर्निंग्स के जो गेन मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ये जो पीई एक्सपांशन हो गया उसका 25 से लेके तो 80 तक, इस पीई एक्सपांशन की वजह से ही उसको बहुत सारे प्राइस के गेन आ गए। तो ऐसे कंपनियों में आपको बहुत प्रॉफिट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं प्राइस यानी पीई एक्सपांशन। पीई एक्सपांशन में आपको बहुत फायदा होता है। जहां भी आपको पीई एक्सपांशन दिखे, आप बिल्कुल लपक के उस कंपनी को ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको पीई एक्सपांशन में थोड़ा सा जल्दी घुसना है। अगर आप बहुत लेट घुस गए, 80-90 के पीई पे चले गए अंदर, तो क्या है होगा फिर कुछ दिनों के बाद अब क्या हो जाएगा ना, वहां पे वो 80-90 के पी पे ना अब वो लॉक हो जाएगा शेयर। अब वहां पे ना 80-90 का जो पी है वो उससे आगे तो शेयर उसका प्राइस टू अर्निंग तो नहीं बढ़ने देगा। हाँ, अर्निंग अगर बढ़ रही है तो जितने स्पीड से अर्निंग बढ़ रही है उतने स्पीड से प्राइस बढ़ते रहेगा। अगर अर्निंग सपोज 15% की स्पीड से बढ़ रही है तो प्राइस भी 15% की स्पीड से बढ़ते रहेगा, टू कीप द पी रेशियो इंटैक्ट। इसके अगेंस्ट क्या होता है ना, जब बियर मार्केट आता है तब क्या होता है कि लोगों को ना अब वो शेयर नहीं चाहिए। अब मुझे ना वो शेयर नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है कि इसमें बहुत बड़े लॉसेस आने वाले हैं। तो क्या होता है कि अर्निंग्स तो आ रही है कंपनियों की, लेकिन शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि आप जो 80-90 का पी है, पब्लिक बोल रही है कि नहीं, ये 60 पी तक जाने तक तो मैं हाथ नहीं लगाने वाला जब तक इसका 60 पी नहीं आए। अब 60 पी आने के लिए शेयर का प्राइस को नीचे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग उतनी तो नहीं ग्रो हो रही है कि वो सडनली 60 के पी पे आ जाए। अब वो जब भी नीचे आएगा तब उसके रेट्स भी कम होने लगेंगे धीरे धीरे। इसको बोलते हैं कि पी रिट्रैक्शन होते होते धीरे धीरे वो कंपनी का जो शेयर है वो 20-25 के पी पे आके रुक जाता है। तो भले ही उसको अर्निंग ग्रोथ मिले, लेकिन फिर भी उस कंपनी का जो ओवरऑल प्राइस है वो नीचे आने लगता है। अब कुछ सालों के बाद आपको दिखता है कि अरे ये तो कंपनी एक समय पे इतने ईपीएस पे इस रेट पे बिक रही थी, यानी सपोज फर्ज करो कि उस कंपनी का ईपीएस 200 रुपए था और कंपनी का प्राइस चल रहा था, प्राइस मार्केट में प्राइस चल रहा था 4000। आज इस कंपनी का जो ईपीएस है ना वो 400 है, लेकिन उसका जो प्राइस है ना वो 2000 चल रहा है। अब ऐसा कैसे हो गया, यानी ईपीएस बढ़ने के बाद भी प्राइस कैसे नीचे आ गया? तो यहाँ क्या हो गया, पी रिट्रैक्शन हो गया। पी रिट्रैक्शन जब होता है तब प्राइस जो है वो नीचे जाता है, इवन इफ अर्निंग्स बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराना पी था वो इतना ज़्यादा हाई था, उसके वजह से प्राइस को नीचे एडजस्ट करना ही पड़ा। तो अब ये सब चीज़ों से हम क्या सीखे और हम क्या कर सकते हैं? तो नंबर 1, आप जब भी पी चेक करो तब आप ये चेक करो कि उसमें कोई पिछले 4 क्वार्टर में कोई वन ऑफ था क्या। नंबर 2, आप सेल्स ग्रोथ को देखो, अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है और कोई वन ऑफ लॉस होगा भी ना तो भी वो आगे जाके रिकवर हो जाएगा। नंबर 3, आपको देखना है कि वो टर्न अराउंड कंपनी है क्या। नंबर 4, आपको ये देखना है कि वो कंपनी का जो पी है ना वो बहुत बढ़ चुका नहीं है ऑलरेडी। अगर कोई कंपनी का पी 80-90 तक चला गया हो ना, वहां से पी एक्सपांशन तो होना ही नहीं है। पी एक तो वहां के वहां अटका रहेगा, या फिर उसमें पी रिट्रैक्शन का भी खतरा बना रहेगा। तो बहुत हाई पी के शेयर्स को लेना अवॉइड कीजिए। अब बुल मार्केट में आपको सारे ही हाई पी के शेयर्स मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल बुल मार्केट में ना उतरते वक्त भी तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर उतर नहीं पाए अच्छे पी पे तो आप अटक जाओगे। शेयर्स लेते वक्त हमेशा पी जितना लो रहेगा उतना आपको सिक्योरिटी रहेंगी, उतनी आपको श्योरिटी रहेंगी कि आपके पैसे जो है वो इंटैक्ट भी है और ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी खासी आ सकती है। तो ये 3-4 चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तभी आपको पी रेशो का फायदा होगा। तो आज का जो ये जो एपिसोड था ना, ये पी रेशो को मैंने सिंपल से लेके तो एडवांस लेवल तक आपको बताया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इस पी रेशो के से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्टर के पी के साथ कंपेयर करना है क्या। ऑब्वियसली अगर आप सीमेंट सेक्टर पकड़ रहे हो तो सेक्टरल सेक्टर का पी कितना चल रहा है उससे आप उसके पी कंपनी के पी को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी जैसे मैंने बोला टर्न अराउंड कंपनी है तो सेक्टर का पी 30 दिखेगा और आपके कंपनी का पी 100 दिखेगा, तो आप बोलोगे यार नहीं 100 के पी पेन में नहीं रहता, सेक्टर का पी तो 30 ही है। लेकिन अरे वो टर्न अराउंड हो रही है, वो 2-3 क्वार्टर में इतने प्रॉफिट दे देंगे कि उसका पी घट के 22-25 तक आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आपका ऐसा ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।